नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, खासकर उनके लिए जो एसएमपीएस में रुचि रखते हैं, एसएमपीएस के बारे में जानना चाहते हैं। एसएमपीएस में कौन सी कोर लगाई जाती है, उस कोर का कितना वाट होता है, उसका विंडो एरिया, कोर एरिया कैसे निकालते हैं, टर्न कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो भी एसएमपीएस के बारे में जानकारी है मैं आज आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले बात करेंगे एसएमपीएस में प्रयोग होने वाली जो कोर होती है उसके बारे में। आपके सामने ये डिस्प्ले हो रखी है, वो भी एसएमपीएस में ही प्रयोग होती है ये कोर। यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप की जो कोर होती है, इसमें ये बीच का एरिया गोल होता है, इसको ईटीडी कोर बोलते हैं। और ये ई टाइप की कोर होती है, इसके ये दोनों पोर्शन ई होते हैं, इसको ई कोर बोलते हैं। और ये ई आई कोर होती है, इसका एक ई होता है और ये दूसरा आई होता है, इसको ई आई कोर बोलते हैं। और इस कोर को टोरोडाइल कोर या टोराइड कोर भी बोलते हैं। ये इसके ऊपर कलर कोटिंग हो रखी है, ये अंदर से ब्लैक ही आती है। अब एसएमपीएस डिज़ाइन करने से पहले जो भी अपन कोर यूज़ में लेते हैं उसका पावर का पता लगाना होता है कि एसएमपीएस में जो अपन कोर यूज़ कर रहे हैं उसकी अधिकतम पावर क्या है। जैसे मैं ये कोर ले रहा हूँ ई, तो इस कोर की ज़्यादा से ज़्यादा ये पावर कितनी देगी और कौन सी टोपोलॉजी पे एसएमपीएस को वाइंडिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो मैं एसएमपीएस बनाने के लिए कोर का यूज़ कर रहा हूँ, ये कोर ले रहा हूँ। इस कोर को E422115 के नाम से भी बोलते हैं और EE4215 के नाम से भी बोलते हैं। यहाँ पर इस कोर की ये डाटा शीट है और डाटा शीट में आपको कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा ये कोर कितने वाट की आउटपुट देती है। इसमें इसकी साइज़ ही आपको देखने को मिलेगी और कोर एरिया यानी इसका जो कोर एरिया है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर WE मिनिमम और मैक्सिमम इसका कोर एरिया है। अब इसका कोर एरिया और विंडो एरिया मैन्युअली कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्किट डायग्राम है इसका ठीक वैसे के वैसे मैंने इस कोर को रख दिया है। अभी यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई देखेंगे इस कोर की, तो ये 42 mm के लगभग दिखाई देगी आपको। इसको नापते हैं यहाँ से, तो ये 41.7 है। ऐसे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 29.5 है, ये 29.5 के लगभग ही है। और यहाँ से यहाँ तक ये आएगी वो है 12.2 mm, ये 12.2 mm के लगभग है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वो 14.8 दिखा रखी है यहाँ पर। इसको भी चेक करते हैं, तो ये 14.8 के लगभग ही आ रही है। ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 15.2 mm है, ये 15.2 mm के लगभग आ रही है। ये भी इस कोर का वाट निकालने के लिए इसका विंडो एरिया और कोर एरिया निकालना होगा। इसका विंडो एरिया ये है और कोर एरिया ये इसका बीच वाला होता है, इसको कोर एरिया बोलते हैं। विंडो एरिया और कोर एरिया निकालने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें 12.2 को माइनस करेंगे। ये 29.5 में 12.2 को माइनस करेंगे तो ये 17.3 आ गया है। और 17.3 में देखेंगे तो यहाँ पर ये दो विंडो है। यहाँ पर एक विंडो का ये चौड़ाई देखनी है अपने को, तो एक विंडो की चौड़ाई निकलेगी, उसमें 2 का भाग देंगे तो एक विंडो की जो चौड़ाई आएगी वो 8.65 mm इसकी एक विंडो की चौड़ाई आएगी। और विंडो की जो लंबाई है वो 14.8 है। यहाँ पर इसका विंडो एरिया निकालने के लिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में 0.865 हो गया है यहाँ पर। और ये 14.8 1.48 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका विंडो एरिया। और अब इसका जो कोर एरिया है उसको निकालते हैं। यहाँ पर कोर एरिया निकालने के लिए जो इसकी चौड़ाई है वो 12.2 mm है और ये लंबाई है इसकी 15.2 mm। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12.2 mm और 15 mm को। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कोर एरिया आएगा इसको AC भी बोलते हैं और AE भी बोलते हैं, 1.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और अब वाट निकालने के लिए इसका जो W एक विंडो एरिया और
कोर एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आई है वो 2.36 संख्या आई है। ये जो संख्या है ये विंडो एरिया कोर एरिया ये केवल इसका 1 यूनिट का ही आया है। यहाँ पर देखेंगे डिलीवर मोड सिंगल यूनिट, इसका 1 यूनिट का ही है। और अपन जो इसमें यूनिट लेंगे काम में वो 2 यूनिट काम में लेंगे। ऐसे तो 2 यूनिट काम में लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से। वैसे 2 से भी गुणा कर सकते हैं लेकिन 2 से गुणा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये बोबिन लगेगी और बोबिन का भी कुछ एरिया है वो भी इसमें लेस होगा। तो इन सभी को लेस करके इसका जो फैक्टर आएगा उसको 1.5 या 1.4 से गुणा कर सकते हैं। 1.5 से आप मशीन से वाइंडिंग करो तो 1.5 से कर सकते हैं, या आप हाथ से मैन्युअली वाइंडिंग करें तो इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो विंडो एरिया और कोर एरिया इसका टोटल आया है वो 3.55 सेंटीमीटर फोर्थ आया है। अब आगे देखेंगे विंडो एरिया और कोर एरिया अपने पास आ गया है। इस एरिया से पावर निकालने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला है, विंडो एरिया और कोर एरिया इसकी जगह पर ये संख्या डालेंगे और केटी होता है इसका टपोलॉजी, कौन सी टपोलॉजी पे अपन SMPS को डिजाइन कर रहे हैं। केटी का मान होता है कांस्टेंट होता है, वो अलग अलग टपोलॉजी के लिए अलग अलग मान होता है। फ्रीक्वेंसी SMPS डिजाइन करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, मान लो 20 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, 50 की, या कोई सी भी जो फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से ही यहाँ पर जो Bmax का मान है वो भी फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही डलेगा। Bmax हमेशा गाजेज में ही डलेगा इस फार्मूले में। फ्रीक्वेंसी और गाजेज इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक होता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो गाजेज कम होगा, गाजेज को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे ये इसका ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और गाजेज देखने के लिए। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे इसमें जो कोर है वो पी मटेरियल के लिए डिज़ाइन है। और यहाँ पर देखेंगे 20,000 की अगर फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो यहाँ पर 2,000 गाजेज का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लो 50,000 की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उसके लिए 1300 गाजेज के लगभग इसमें लेना होगा। और 100 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसके लिए 900 गाजेज का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही अगर 40 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो 1800 के लगभग इसमें गाजेज लेना होगा। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पर जो केटी का मान है वो टपोलॉजी कांस्टेंट होती है। वो 6 प्रकार की टपोलॉजी होती है SMPS डिजाइन करने के लिए, फॉरवर्ड कन्वर्टर, पुश पुल, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, फ्लाई बैक सिंगल वाइंडिंग और फ्लाई बैक मल्टीपल वाइंडिंग। यहाँ पर देखेंगे इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। फ्लाईबैक टपोलॉजी के लिए जो स्विचिंग का प्रयोग होता है वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ही होता है। इसमें जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर से स्विचिंग कराई जाती है और आउटपुट में सिंगल वाइंडिंग ही लेते हैं इसमें। इसको फ्लाईबैक सिंगल वाइंडिंग के लिए यहाँ पर केटी का मान है वो कांस्टेंट अलग लगेगा। फ्लाईबैक मल्टीपल वाइंडिंग के लिए यहाँ पर आउटपुट में 2 वाइंडिंग है, इसको ये फ्लाईबैक ही है लेकिन आउटपुट में 2 वाइंडिंग है। यहाँ फॉरवर्ड कन्वर्टर का ये सर्किट डायग्राम है और यहाँ पर ये पुश पुल का है और ये हाफ ब्रिज का है। हाफ ब्रिज के अंदर एक हमेशा ध्यान रखें, हाफ ब्रिज की जो टपोलॉजी लेते हैं और उसके अंदर ये यहाँ पर जो वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज के मान को आधा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का सेंटर है वही इस प्राइमरी वाइंडिंग को जाता है। यहाँ पर 1/2 इसका जो फैक्टर आएगा आधा ही आएगा। जैसे 300 वोल्टेज है, यहाँ पर ये 300 वोल्टेज आ रहे हैं तो उसके लिए 150 वोल्टेज ही लेना होगा फुल ब्रिज, और बाकी के लिए सभी के लिए 1 ही लेना होगा। अब आगे देखते हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर टपोलॉजी के लिए केटी का मान डलेगा वो यहाँ पर 0.005 की ये संख्या डलेगी। पुश पुल के लिए ये संख्या डलेगी, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज के लिए दोनों में एक ही संख्या डलेगी, और सिंगल वाइंडिंग के लिए 0.0033 की संख्या डलेगी और मल्टीपल वाइंडिंग के लिए 0.0025 की संख्या डलेगी। यहाँ पर DCMA इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो सर्कल मील प्रति एम्पेयर होती है। इसको 750 सर्कल मील से 500 तक ले सकते हैं। जो इसकी संख्या लेंगे वो अपन 600 के लगभग लेंगे इसकी संख्या। यहाँ पर देखते हैं अब फ्लाईबैक टपोलॉजी के लिए मैंने इसको डिजाइन किया है और 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी डाली है। यहाँ पर 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी डालने के बाद में यहाँ पर जो गाजेज है वो 1300 लिए हैं। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर ये कोर है, इसका पावर आएगा वो 126 वाट मैक्सिमम आएगा अगर सिंगल वाइंडिंग के लिए काम में लेते हैं। तो अगर इसको फीड फॉरवर्ड 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी पर लेते हैं तो 192 वाट की आउटपुट मिलेगी। आगे देखते हैं पुश पुल के लिए 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी पर IC को डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 384 वाट की मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज ये 50 किलो SZ की फ्रीक्वेंसी पर ही है ये भी।
इन दोनों टोपोलॉजी पे किसी पे भी वाइंडिंग करते हैं इस SMPS को, तो वहाँ पर 538 वाट की मैक्सिमम पावर मिलेगी। आगे देखते हैं पुश पुल 20 किलो HZ के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 236 वाट के लगभग आएगी। पुश पुल 100 किलो HZ के लिए अगर इसको देखते हैं आगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 532 वाट की पावर मिलेगी इस कोर से। पुश पुल 250 किलो HZ के ऊपर 1035 वाट की मैक्सिमम पावर मिलेगी। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा ये कोर है और इस कोर का अलग अलग स्विचिंग टोपोलॉजी और अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पर मैक्सिमम पावर आया है वो अलग अलग ही आया है। एक तरीका तो ये होता है कोर की मैक्सिमम पावर निकालने का। दूसरे तरीके पे आते हैं, दूसरा तरीका है टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट। इस चार्ट में देख करके आप किसी भी कोर का चुनाव कर सकते हैं, कितने वाट पे कौन सी कोर लगेगी। अब यहाँ पर देखते हैं पावर इन वाट। यहाँ पर देखेंगे ये रेंज है इसकी, ये वाटेज की रेंज है और ये रेंज है ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज पर अलग अलग ही इसके वाट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को 70 वाट या 75 वाट की आवश्यकता है 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, तो उसके लिए कौन सी कोर लगाएं। यहाँ पर देखेंगे 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 75 वाट इस कोर के आ रहे हैं। अगर ई कोर लगाते हैं तो ये कोर लगेगी और ETD कोर लगाते हैं तो ये कोर लगानी होगी और टोरॉइड कोर के लिए ये कोर लगा सकते हैं इसके लिए। अब आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर ये कोर है, इसका पार्ट नंबर है ये इससे मिलती जुलती ही कोर है और इस चार्ट के अंदर जो सारी कैलकुलेशन है वो पुश पुल टोपोलॉजी पे इसकी कैलकुलेशन है। यहाँ पर जो इसका 50 किलो हर्ट्ज पर वाटेज है वो 430 वाट है और अपन ने जो कैलकुलेशन की थी इसकी पुश पुल पे 50 किलो हर्ट्ज पे वो 484 वाट है। ये लगभग इससे मिलती जुलती ही कोर है। अगर इसको फ्लाईबैक के लिए डिज़ाइन करते हैं तो इसको डीरेट करना होता है। डीरेट करने के लिए जो फैक्टर लगेगा इसमें, यहाँ पर जो वाट है अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो फ्लाईबैक सिंगल वाइंडिंग के लिए उसका वाटेज आएगा और मल्टीपल वाइंडिंग के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका वाट आएगा। फॉरवर्ड कन्वर्टर के लिए 2 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर इसके वाट हैं वो 430 वाट है, को 3 से डिवाइड करते हैं, इसका जो फ्लाईबैक पे वाटेज आएगा 143 वाट आएगा और अपन ने जो कैलकुलेशन की थी इसकी 126 वाट है। ये इससे मिलती जुलती है। अगर इसको फॉरवर्ड कन्वर्टर के लिए डिजाइन करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 215 वाट है और यहाँ पर 192 वाट है। तो इस प्रकार से इसको डीरेट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें मैंने पहले बोला था इसमें जो गाजेज लगता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज पर अलग अलग गाजेज लगता है। जैसे 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर 2000 गाजेज लगेगा और 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 1300 गाजेज और 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 900 और 250 पर 700 गाजेज। यहाँ पर जो ये MT है ये मिली टेस्ला है। अगर इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये टेस्ला में आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन है अपन गाजेज में कर रहे हैं तो गाजेज में ही लिखेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, SMPS के टर्न कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, वाट से WAP कोर एरिया कैसे निकालते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक SMPS डिजाइन कर रहा हूँ। SMPS फ्लाईबैक सिंगल वाइंडिंग की है। इसके ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है। इस SMPS में जो सप्लाई देंगे वो AC वोल्टेज 210 वोल्टेज का मैं एवरेज वोल्टेज ले रहा हूँ। AC वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 297 वोल्टेज इसके DC वोल्टेज आ गए हैं। ये DC वोल्टेज 297 वोल्टेज है वो यहाँ पर देंगे। इसके SMPS की आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है, करंट 5 एम्पियर है। यहाँ पर SMPS में इस प्राइमरी वाइंडिंग को ये स्विचिंग कराएगा। ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मोसफेट भी हो सकता है, ये IGBT भी हो सकता है। इसको जो फ्रीक्वेंसी देंगे 50 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देंगे इसको स्विचिंग कराने के लिए। SMPS की टोटल आउटपुट पावर है वो 120 वाट हो गई है यहाँ पर। और अब SMPS की इनपुट पावर को देखते हैं। अब SMPS की इनपुट पावर को देखते हैं। इनपुट पावर के लिए यहाँ पर जो इस SMPS की एफिशिएंसी है उसको 98% ही अलाउ करेंगे। इसको 100% तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी SMPS होती है जितनी इनपुट लेती है उतनी आउटपुट नहीं देती है। कुछ लॉसेस होता है उसमें, जैसे कॉपर लॉसेस होता है, कोर लॉसेस होता है। इसकी जो टोटल पावर आई है इनपुट पावर वो 123 वाट आई है। इस वाट से इसका WA और AC यानी विंडो एरिया और कोर एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा और KT का मान फ्लाईबैक की टोपोलॉजी है वो यहाँ पर इस KT का मान लगेगा।
फ्रीक्वेंसी 50,000, फ्रीक्वेंसी के अनुसार इसके गाजेज लिखेंगे। इसका जो टोटल विंडो एरिया और कोर एरिया आया है वो 3.44 सेंटीमीटर फोर्थ आया है। एक तरीके से तो ये विंडो एरिया कोर एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके में से और डायरेक्ट आप चार्ट में देख करके कोर को चुनाव कर सकते हैं। इस चार्ट में देखेंगे एरिया प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट WAP यानी विंडो एरिया और कोर एरिया चार्ट है ये। यहाँ पर देखेंगे जो संख्या आई है अपने पास 3.44 आई है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 है और 4 है, तो इन दोनों में ही इसका कोर मिलेगी। कौन सी कोर लगेगी? तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कोर है वो यही कोर है जो अपन ने पहले कैलकुलेशन की थी, ये वाली कोर ही है। ये अपने पास इनपुट टोटल वाट है 123 वाट। अब इससे यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न लगेंगे वो कितने टर्न लगेंगे, पहले टर्न को कैलकुलेशन करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न निकालने का फार्मूला ये है। यहाँ पर ये DC वोल्टेज है जो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग को DC वोल्टेज देंगे। यहाँ पर ये 4 होता है स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी के लिए और 4.44 होता है साइन वेव फ्रिक्वेंसी के लिए। यहाँ पर जो SMPS में फ्रिक्वेंसी देंगे वो स्क्वायर वेव की ही फ्रिक्वेंसी देंगे। 1300 गाजेज और यहाँ पर ये 50 किलोहर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। यहाँ पर ये 1.85 है। कोर का एरिया निकाला था वो है, कोर एरिया है वो 1.85 है, ये निकाला है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसके जो प्राइमरी टर्न निकलेंगे टोटल टर्न वो 61.74 टर्न है। कभी भी टर्न होता है एक पूरा ही लगता है, आधा टर्न नहीं लगता उसमें। या तो इसको 60 टर्न लगाएंगे या 61 टर्न लगाएंगे। इस SMPS में 61 टर्न लगाते हैं तो इसका गाजेज ये आएगा। ये गाजेज निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर ये गाजेज बढ़ गया है। यहाँ पर अगर गाजेज बढ़ने से क्या नुकसान होता है, तो यहाँ पर गाजेज बढ़ने के लिए इसको वापस वाट में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल 124 वाट आया है। ये वाट है 123 वाट से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्लस होता है तो ठीक है, अगर ये माइनस होता है, अगर इसके टर्न को बढ़ाते हैं 62 करते हैं या 63 करते हैं तो गाजेज कम होता और यहाँ पर ये वाट इससे कम होगा तो ये नुकसान करेगा। यहाँ पर इसके जो टोटल टर्न आए हैं वो 61 टर्न लगाएंगे या 60 टर्न लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैं इस SMPS में 61 टर्न लगा रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने को 24 वोल्टेज चाहिए, उसके लिए टर्न कितने होंगे यहाँ पर देखते हैं। डायोड लगी हुई है, एक डायोड है, यहाँ पर भी एक डायोड है। एक वोल्टेज इसका ड्रॉप करेंगे तो 24 + 1 हो गया 25 वोल्टेज। यहाँ पर ये नंबर ऑफ सेकेंडरी के निकालने का ये फार्मूला लगेगा। इसमें ये 25 वोल्टेज और ये 61 टर्न प्राइमरी के हैं। यहाँ पर ये 297 वोल्टेज है। तो इसके टोटल टर्न आए हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के वो 5.13 टर्न आएंगे। इसको 5 टर्न ही लगाएंगे। अब यहाँ पर जो प्राइमरी करंट है इसका प्राइमरी वाइंडिंग का उसका करंट निकालने का फार्मूला ये है। यहाँ पर ये 123 वाट ही लिखेंगे यहाँ पर और 297 वोल्टेज, तो इसका करंट आया है 0.414 एम्पियर। इस करंट से वायर का चुनाव करेंगे, कौन सा वायर इस SMPS में लगेगा प्राइमरी वाइंडिंग में। और प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर गेज का चयन करेंगे वो इस वायर टेबल से ही वायर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो ये वायर साइज है वो अमेरिकन वायर गेज है, इसको AWG भी बोलते हैं। ये SWG में भी आता है लेकिन SWG में ये मैच नहीं करता है। कोई कोई साइजें हैं वो SWG में ये मैच कर रखी है, वो साइजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है इसकी। यहाँ पर वायर का नंबर है ये और नंबर के आगे इंचेज के अंदर इसका डायमीटर है। ये है इसका mm में डायमीटर, ये डायमीटर है। इसका एरिया निकलता है वायर का वो यहाँ पर है। ये 2 रेंज इसकी रेजिस्टेंस की है वो फीट और मीटर के अंदर है। और ये वायर का करंट कैपेसिटी है। यहाँ पर ये वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी वो होती है। स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कोई भी वायर होता है उसकी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है स्किन डेप्थ की। जैसे ये वायर है 11.68 mm का, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 125 Hz फ्रीक्वेंसी है। कोई भी वायर होता है जैसे गोल होता है ये वायर, और इस वायर के अंदर ये वायर यूज़ में लेते हैं और इसमें 125 Hz की फ्रीक्वेंसी गुजारते हैं, तो इस वायर के पूरे एरिया के अंदर करंट का फ्लो होगा। जैसे ये अगर ये फ्रीक्वेंसी की रेंज ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर 1100 Hz हो जाती है, तो कोई कुछ एरिया इसका खाली रह जाएगा, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और बाकी एरिया के अंदर ही करंट का फ्लो होगा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो अलग अलग वायर के लिए अलग अलग स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी होती है और स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी को आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला है इसका 132.4 इसका ये कांस्टेंट है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये फार्मूला है ये मैंने शॉर्ट रूप के अंदर बना रखा है वायर साइज को mm साइज में कन्वर्ट करने के लिए। इसका फार्मूला दूसरा है, लेकिन यहाँ पर 132.4 ये कांस्टेंट है। यहाँ पर जो वायर साइज आएगी वो mm साइज में ही आएगा ये वायर। और जो भी फ्रीक्वेंसी पे रेंज पे अगर वायर साइज निकालें तो यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं इसको 50 किलो एचजेड की फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वायर का साइज़ आएगा वो 0.59 mm का ये वायर लगेगा। 0.95 का वायर को यहाँ पर देखते हैं इस टेबल में, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0.64 का वायर है और 0.64 के आगे 0.57 का है और यहाँ पर 59 का है। इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज को देखते हैं तो 53 किलो हर्ट्ज़ के लगभग है और 0.6 का वायर लेंगे तो वो 50 किलो हर्ट्ज़ के लगभग आ जाएगा। लेकिन इस वायर को काम में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास प्राइमरी का करंट आया है मैक्सिमम वो 0.41 एम्पियर आया है और यहाँ पर जो करंट है इसका 0.7 एम्पियर है। तो 0.4 एम्पियर के लिए जो वायर का चयन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 0.4 एम्पियर का कोई भी वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये वायर लेंगे। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी 85 किलो हर्ट्ज़ के लगभग है। ये 50,000 की फ्रीक्वेंसी पर ठीक प्रकार से काम करेगा। कोई भी एसएमपीएस डिज़ाइन करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज से ही ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वायर की, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होती है तो आउटपुट में एसएमपीएस करंट कम भी दे सकती है और रिजल्ट भी सही नहीं आएगा उसका। यहाँ पर जो करंट का वायर लेंगे वो ये वायर लेंगे और इस वायर का जो डायमीटर है वो भी 0.45 mm है। इसका जो नंबर बनता है वायर का 25 का वायर है ये। इस वायर का एरिया है वो 0.162 mm है। मान लो अगर ये वायर नहीं लगाना चाहें और दो वायर पैरेलल में लगाना चाहते हैं सेकेंडरी में, तो यहाँ पर जो एरिया है इसका, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद में इसका जो एरिया निकलेगा वो ये एरिया आएगा। अगर 2 वायर लगाएं तो ये 28 SWG का लगा सकते हैं और एक वायर लगाएं सिंगल तो ये लगा सकते हैं। ये हो गया इसका प्राइमरी का वायर गेज। और अब सेकेंडरी को देखते हैं। सेकेंडरी में जो वायर गेज है वो सेकेंडरी में यहाँ पर देखेंगे जो आउटपुट की वाइंडिंग है इसमें 2 वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग पर प्लस है और 2 डायोड का प्रयोग कर रखा है। दोनों डायोड का टोटल मिलाकर के 5 एम्पियर करंट आउटपुट देनी चाहिए। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.5 एम्पियर इसका करंट आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल जो सेकेंडरी का करंट है वो 5 एम्पियर है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आ गया ये। अब यहाँ पर देखेंगे अपने पास जो वायर साइज इसमें यूज में ले रहे हैं वो इसका करंट 0.45 एम्पियर है। अगर इस वायर साइज को लेते हैं तो कितने वायर पैरेलल में लगाने होंगे, इसको डिवाइड करते हैं इस करंट से 0.45, तो टोटल मिलाकर के 5.5 वायर यानी 5.5 वायर तो ले नहीं सकते, या तो 6 वायर यूज में ले सकते हैं या 5 वायर, तो ये सही नहीं रहेगा। इसमें जो करंट की साइज़ है वो दूसरा वायर लेते हैं। जैसे इसके पास वाला वायर है, इस वायर को लेते हैं तो इसका करंट है 0.36 एम्पियर है। इसके वायर को देखते हैं, ये लगभग 7 वायर के लगभग आ रहा है। सेकेंडरी में वायर लेंगे वो 7 वायर पैरेलल में लेंगे और इसका करंट है 0.36 एम्पियर। इसके वायर को देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो डायमीटर है वायर का वो 0.4 mm इसका डायमीटर है। ये 26 SWG का वायर इसमें सेकेंडरी में लेंगे और इसके 7 वायर पैरेलल में लेंगे और इसके 5 टर्न लगाएंगे। अब आगे देखेंगे इस SMPS के सर्किट में यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके 20 वोल्टेज यहाँ पर लिख रखे हैं। ये 20 वोल्टेज भी अपने को चाहिए, तो इस वाइंडिंग में कौन सा गेज लगेगा और कितने टर्न लगेंगे, इसके लिए जो टर्न का कैलकुलेशन आएगा 20 वोल्ट के लिए वो 4.1 टर्न आएगा। इसमें 4.1 टर्न तो लगा नहीं सकते, इसके 4 टर्न लगाएंगे तो ये एक्सिलरी वाइंडिंग पर अपने को 20 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का जो वायर साइज है वो 25 AWG का वायर है। इसका जो वायर का डायमीटर है वो 0.45 mm है। इसके 61 टर्न लगाएंगे, या तो ये वायर लगा सकते हैं या 2 वायर पैरेलल में 28 AWG के वायर लगा सकते हैं। इसका जो वायर का डायमीटर है वो 0.32 mm है इसका। और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग पर 5-5 टर्न लगाएंगे। और 5-5 टर्न लगाने के लिए जो 26 AWG का वायर है उसको 7 वायर पैरेलल में लेंगे और उसके 5 टर्न लगाएंगे। 5 टर्न इस वाइंडिंग पर और 5 टर्न इस वाइंडिंग पर। और इसका जो वायर साइज़ है वो 0.4 mm का ये वायर साइज़ है। एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए इसमें करंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। 0.5 एम्पियर के लगभग या यानी मिली एम्पियर में इसका करंट रहता है। 26 AWG भी लगा सकते हैं इसमें, या इससे बारीक वायर भी लगा सकते हैं इसके, और इसके 4 टर्न लगाएंगे।
दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि फेराइड कोर को लेकर के कैसे उसका वाट डिजाइन करते हैं, कैसे एसएमपीएस डिजाइन करते हैं, कैसे टर्न निकालते हैं, जो भी इसकी कैलकुलेशन है मैंने आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। इस एसएमपीएस की वाइंडिंग टेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलता है और जो भी इसके बारे में रिजल्ट है वो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।